नमस्कार। कभी सोचिए, एक ऐसे भारत के बारे में जो एक देश नहीं बल्कि कई छोटे छोटे राज्यों का एक झुंड था। ये सब आपस में ही लड़ते रहते थे। और इसी उथल पुथल के बीच से एक ऐसी शक्ति निकली जिसने पूरे भारत का नक्शा ही बदल दिया। आज हम इसी कहानी में उतरेंगे कि कैसे मगध, जो बस एक राज्य था, हिंदुस्तान का पहला महान साम्राज्य बन गया। तो आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक अकेला राज्य बाकी सबको पछाड़कर लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे ले आया? चलिए आज इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। चलिए थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। सोचिए, एक बहुत बड़ी शतरंज की बिसात है जिस पर 16 बड़े राज्य, जिन्हें महाजनपद कहते थे, अपनी अपनी चालें चल रहे थे। हर कोई बस एक ही चीज चाहता था, सबसे ज्यादा ताकत। और इसी होड़ में पूरब की तरफ से एक नया खिलाड़ी मैदान में उतरा, मगध। ये आज के बिहार का इलाका है और यही वो राज्य था जो इस पूरे खेल को बदलने वाला था। तो सवाल ये है कि भाई मगध में ऐसा क्या खास था? इतने सारे दावेदारों के बीच आखिर वही क्यों जीता? आइए इसकी जीत के पीछे छिपे सीक्रेट फॉर्मूले को समझते हैं। देखिए, मगध की जीत सिर्फ कुछ बहादुर राजाओं की कहानी नहीं है। असल में उसके पास एक साम्राज्य बनाने का एक पूरा का पूरा फॉर्मूला था, एक ऐसी रेसिपी जिसने उसे दूसरों से मीलों आगे खड़ा कर दिया। तो क्या थी मगध की ये सीक्रेट रेसिपी? सबसे पहले तो देखिए उसकी राजधानियां। राजगीर पहाड़ियों से घिरा एक नेचुरल किला था और पाटलिपुत्र तो नदियों के बीच एक पानी के किले जैसा था। फिर वहां की जमीन इतनी उपजाऊ थी कि खाने की कभी कमी नहीं हुई और सरकार का खजाना हमेशा भरा रहता था। लोहे की खदानों से ऐसे हथियार बनते थे जो दूसरों के पास नहीं थे, और जंगलों से मिले हाथी, वो तो उस जमाने के टैंक थे। और हाँ, गंगा और सोन जैसी नदियां सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि व्यापार और ट्रांसपोर्टेशन का हाईवे भी थी। इन सब चीजों ने मिलकर मगध को एक जबरदस्त बढ़त दे दी। और ये सब रातों रात नहीं हुआ, ये एक रिले रेस जैसा था। हार्यंक वंश ने दौड़ शुरू की, फिर शिशुनाग वंश ने मशाल आगे बढ़ाई, और फिर आए नंद वंश, जिन्होंने इसे अपने चरम पर पहुंचाया। नंदों को तो भारत का पहला साम्राज्य बनाने वाला भी कहा जाता है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, ताकत के साथ घमंड भी आता है। नंदवंश बहुत ताकतवर था, पर उसका आखिरी राजा धनानंद अपनी ही जनता का दुश्मन बन बैठा। उसने इतने भारी टैक्स लगाए और ऐसा बुरा बर्ताव किया कि लोग उससे नफरत करने लगे, और यही नफरत उसके साम्राज्य के पतन का कारण बनने वाली थी। और जब मगध के अंदर ये सब चल रहा था, ठीक उसी वक्त भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर एक बाहरी तूफान दस्तक दे रहा था। ये तूफान था सिकंदर महान। सिकंदर ने भारत की दौलत के बड़े किस्से सुन रखे थे। जब वो यहां पहुंचा तो उसने देखा कि उत्तर पश्चिम में सब छोटे छोटे राज्य आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं। बस उसने इसी फूट का फायदा उठाया और एक के बाद एक राज्यों को जीतना शुरू कर दिया। सिकंदर तो पूरे भारत को जीतना चाहता था, लेकिन उसकी अपनी ही सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। क्यों? एक तो वो बेचारे 10 साल से लगातार लड़ लड़कर थक चुके थे, ऊपर से भारत की गर्मी और मौसम ने उन्हें तोड़ दिया था। लेकिन सबसे बड़ा कारण था डर। उन्होंने मगध की विशाल सेना के बारे में सुन रखा था। 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और 3,000 जंगली हाथी। इस सेना से भिड़ने का मतलब था सीधी सीधी मौत। सोचिए, जिस सिकंदर को कोई दुश्मन नहीं हरा पाया, उसे उसके अपने ही थके हुए सैनिकों ने रोक दिया। सिकंदर को मजबूरन वापस लौटना पड़ा, लेकिन उसके जाने से उत्तर पश्चिम भारत में एक खालीपन सा पैदा हो गया, एक पावर वैक्यूम। मतलब एक तरह से सिकंदर ने अनजाने में ही किसी आने वाले भारतीय सम्राट के लिए रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया था। उसने छोटे मोटे कांटे हटा दिए थे। अब बस किसी नए हीरो के आने का इंतजार था। और इस सुनहरे मौके का फायदा उठाने के लिए इतिहास के मंच पर आए 2 लोग, चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य। और उनका प्लान एकदम क्लियर था। चाणक्य की तेज बुद्धि और चंद्रगुप्त की हिम्मत। उन्होंने सबसे पहले सिकंदर के छोड़े हुए इलाकों में फैली अशांति का फायदा उठाया और एक सेना बना ली। फिर उन इलाकों पर कब्जा किया, और जब हाथ में ताकत आ गई तो सीधा मगध पर हमला बोला और 321 ईसा पूर्व में नफरत के पात्र बन चुके धनानंद को सिंहासन से उखाड़ फेंका। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब चंद्रगुप्त का सामना हुआ सिकंदर के एक जनरल सेल्यूकस निकेटर से। लगभग 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने उसे भी हरा दिया। इससे न सिर्फ उनकी पश्चिमी सीमाएं सुरक्षित हो गईं, बल्कि संधि में उन्हें आज के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी मिल गया। और इसके बाद तो चंद्रगुप्त रुके ही नहीं।
पुराने इतिहासकार लिखते हैं कि उन्होंने 6 लाख सैनिकों की एक विशाल सेना के साथ लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को जीत लिया। ये भारत के पहले अखिल भारतीय यानी पैन इंडियन साम्राज्य का जन्म था। लेकिन देखिए, एक साम्राज्य को जीतना एक बात है और इतने बड़े साम्राज्य को चलाना बिल्कुल दूसरी। तो सवाल यह है कि मौर्यों ने इस विशाल सिस्टम को संभाला कैसे? चलिए उनके एडमिनिस्ट्रेशन के ब्लूप्रिंट पर एक नजर डालते हैं। इस विशाल साम्राज्य की नींव चाणक्य के अर्थशास्त्र जैसी किताबों में लिखे गए बहुत ही एडवांस्ड आइडियाज पर रखी गई थी, जैसे कि सप्तांग सिद्धांत, जिसमें राज्य की तुलना एक शरीर से की गई है, जिसके साथ सबसे जरूरी अंग होते हैं राजा, मंत्री, जमीन, किला, खजाना, सेना और दोस्त। ये दिखाता है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कितना सोचा समझा और व्यवस्थित था। हमें इस दौर के बारे में जानकारी तो बहुत जरूरी किताबों से मिलती है। एक है चाणक्य का अर्थशास्त्र, जो कि एक तरह से सरकार कैसे चलाएं इसकी गाइडबुक है, और दूसरी है मेगास्थनीज की इंडिका, जो एक यूनानी राजदूत की आंखों देखी रिपोर्ट है। और मजे की बात यह है कि ये दोनों हमेशा एक ही बात नहीं कहते। जैसे चाणक्य 9 तरह के दासों का जिक्र करते हैं, लेकिन मेगास्थनीज ने लिखा कि भारत में तो गुलामी थी ही नहीं। तो कुल मिला के बात यह है कि मौर्यों की सफलता का राज सिर्फ उनकी तलवार की धार में नहीं था, बल्कि उनकी बहुत ही कुशल और सेंट्रलाइज्ड प्रशासनिक मशीनरी में भी था। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसका हर पुर्जा सीधे राजा से जुड़ा था और सारी शक्ति का केंद्र भी वही था। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा कर दिया, लेकिन एक साम्राज्य बनाना और उसे महान बनाना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। साम्राज्य तो बन चुका था, पर अब असली सवाल ये था, क्या इसे वाकई महान बनाया जा सकता है? और यही सवाल हम इतिहास के एक और शानदार अध्याय की ओर ले जाता है।